टू लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं डीएसजीटी सेक्शन के ऊपर, जिसमें आज हम रजनीश सर से बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली डीएसजीटी है क्या, क्या उसका रॉ मटेरियल है, क्या फीड है, और वो और यूनिट से डिफरेंट क्यों है। चलिए मिलते हैं रजनीश सर से। नमस्कार रजनीश जी, टू पाई लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है डीएसजीटी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रजनीश यादव है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और अच्छा, कानपुर से बिलोंग करते हैं आप। तो एक बहुत छोटा सा सवाल जो जेन्युइन हम सभी जानते हैं, पूछा जाता है बचपन से, कानपुर और नागपुर की दूरी कितनी है? तो क्या आप बता सकते हैं कि कानपुर और नागपुर की दूरी कितनी है? बस बहुत कम। बहुत कम। बहुत सही, बहुत सही। ये बिल्कुल बस कान और नाक के बीच की दूरी जितना ही है। तो सर, आप डीएसजीटी डिपार्टमेंट से हैं और आपका एक्सपीरियंस डीएसजीटी में रहा है कितने समय से? अप्रॉक्स 1 ईयर। अप्रॉक्स वन ईयर से आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो हमें आप बताएंगे डीएसजीटी क्या है एग्जैक्टली? डीएसडीटी बेसिकली एक रिफाइनरी का सेकेंडरी यूनिट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी यूनिट्स होते हैं सीडीयू, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट्स। और उनके बाद जो मेरा प्रोडक्ट निकलता है वहाँ से, तो उसके बाद एक सेकेंडरी यूनिट्स में जाता है, जिनमें कि सल्फ़र एंड नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम सेकेंडरी यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिनमें कि एक यूनिट है जैसे कि डीएसडीटी। तो उससे सेकेंडरी यूनिट मींस कि उसमें से सल्फ़र रिमूवल हमको करना होता है, नाइट्रोजन रिमूवल करना होता है। तो एज अ सेकेंडरी यूनिट यूज़ करते हैं। तो जो सर आपने बताया कि ये हमारी सेकेंडरी यूनिट है डीएसजीटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डीएसडीटी का फुल फॉर्म वैसे होता है डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट्स। डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट्स। डीजल हाइड्रोट्रीटिंग। अच्छा, तो इसकी कोई अदर सिमिलर कोई यूनिट भी है क्या? जी, रिफाइनरी में अलग अलग फीड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ करते हैं यूनिट्स, जैसे कि डीएसडीएस। एंड अगर कोकर है, कंपाउंड है, तो सीजीओटी जैसे यूज़ करते हैं। तो कोकर गैस और हाइड्रोट्रीटिंग, डीजल डीसल्फराइजेशन, काम एक ही होता है उनका भी। और डीजल हाइड्रोट्रीटिंग, ये डीएसडीटी। तो जो डीएसजीटी और डीएसडीएस है, उसमें कुछ नॉर्म्स को लेके चेंज है? जैसे भारत स्टैंडर्ड 4 होता है, भारत 6 आया हुआ है, तो ऐसा भी कोई चेंज है क्या? जी, BS6 यूनिट जो है बेसिकली जो इधर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग ही अभी डीजल जो बन रहा है, तो भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग ही है। और सभी यूनिट्स में जो भी इस तरह के यूनिट सेकेंडरी यूनिट्स होते हैं, उनमें से लेस देन 10 ppm हमको रखना है सल्फ़र। और बाकी अलग अलग यूनिट्स में फीड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फीड को चेंज किया जाता है, अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। तो आपकी जो यूनिट है डीएसजीटी, उसमें आपका जो फीड है, यानी कि हम रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, वो क्या है? बेसिक डीजल ही है। अलग अलग यूनिट से जो फीड कट निकल रहा है डीजल का, बस वही फीड कट ही है। डीजल कट जो भी निकल रहा है, तो जिसमें से एरोमेटिक कंटेंट अगर होता है, तो वो डीजल बेसिकली ज़्यादातर डीएसडीटी में ही आता है। तो सर, इसका जो रॉ मटेरियल है वो डीजल है, और डीएसडीएस जो हमारी यूनिट है, उसका भी डीजल ही रहता है या कोई और फीड रहता है? बेसिक अगर जो कंपाउंड होते हैं, कंटेंट होता है डीजल में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो भी कंटेंट होता है, अगर उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करना है, तो वो डीएसडीटी में आता है। अगर लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर से कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं, तो उनको डीएसडीएस में भेजते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर, इस यूनिट का एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि क्या हमारा इनपुट है या प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, बीच की क्या प्रोसेस है? जो कि हम बेसिकली इस यूनिट में करते हैं, वो 2 तरह के फीड आते हैं। स्ट्रेट एंड फीड आता है एंड क्रैक्ड फीड आता है। क्रैक्ड फीड जो भी आता है वो क्रैकिंग यूनिट से आता है जी। और बाकी जो भी फीड आता है वो टैंक एरिया से या फिर जहाँ से भी आता है, डीजल कट जो भी आता है वो आता है। तो सबसे पहले हम फीड को लेते हैं, उसमें मॉइस्चर रिमूवल करते हैं। जो भी अगर टैंक एरिया से आ रहा है तो उसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर रिमूव करने के बाद फीड को हम पंप के थ्रू प्री हीट करने के बाद फर्नेस, जो कि हमारा नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस यूज़ करते हैं, उसके बाद रिएक्टर्स में जाता है। रिएक्टर्स में क्या होता है कि हमारा कैटलिस्ट यूज होता है, जो निकिल और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट होता है।
और 3 बेड रिएक्टर यूज़ करते हैं। उसमें से 3 बेड में ओलेफिन सैचुरेशन होता है, जिसमें कि अगर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए। और फिर जो भी सल्फ़र कंपाउंड होते हैं, जो सल्फ़र कंपाउंड होते हैं तो उसमें से थायोफिन होता है, बेंजोथायोफिन होता है, डाइबेंजोथायोफिन होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम डिसल्ट्राइजेशन करते हैं। और नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो कि होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में पिरिडिन होता है, तो उसको हम ब्रेक करने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। बाकी एरोमेटिक कंटेंट भी होता है, तो उसके लिए सेकेंड रिएक्टर, उसमें से एरोमेटिक सैचुरेशन होता है। अभी रिएक्टर में इतने सारे जो भी रिएक्शन है वो होने के बाद जो भी हमारा इफ्लुएंट निकलता है रिएक्टर से, उसको मेन अब मेरा प्रोसेस होता है कि उसको सेपरेट करना है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटर ड्रम्स यूज़ करते हैं। सेपरेटर ड्रम्स कई तरह के होते हैं, हॉट, कोल्ड और प्रेशर, हाई प्रेशर का और लो प्रेशर के लिए 4 तरह के यूज़ करते हैं। अब बेसिक जो हमारे यहाँ का इफ्लुएंट होता है उसको हम भेजते हैं हाई प्रेशर सेपरेटर में, क्योंकि जो मेरा रिएक्शन रिएक्टर में हो रहा है उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। प्रेशर अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं कि हम 1010 मतलब 110, एंड प्रेशर टेम्परेचर और जो टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं 350 अप्रॉक्स 400। तो इतना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, तो उसके लिए एक सेपरेटर ड्रम यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर सेपरेटर, हॉट हाई प्रेशर सेपरेटर। तो इफ्लुएंट जो जाता है वो हाई प्रेशर सेपरेटर में जाता है। वहाँ से बेसिक नॉर्मली डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे वेपर और लिक्विड सेपरेट हो जाता है। तो इसमें सर जो आपने स्टार्टिंग में बताया, हमारा जो फीड है वो सबसे पहले हम कहाँ पे लेके आते हैं? जी, सबसे पहले हम फीड को नॉर्मल मॉइस्चर रिमूवल करने के लिए एक फीड कोलाइजर ड्रम यूज़ करते हैं, जिसमें से मॉइस्चर रिमूव होता है। बेसिक ऑन द एक डिमिस्टर पैड यूज़ करते हैं। डिमिस्टर पैड जो कि नॉर्मल एक पैड होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लिक्विड वाटर जो भी कंटेंट होता है तो वो अलग सेपरेट करके और फीड को जाने देता है। और सर जो आपने बताया कि हमारे पे रिएक्टर्स जो हैं उसमें बेड्स हैं, तो बेड्स इन द सेंस क्या, मतलब कि बेड से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बेड क्या है एग्जैक्टली? रिएक्टर में नॉर्मली बेड यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि हम कैटलिस्ट को रख सकें, और कैटलिस्ट उन्हीं बेड के ऊपर रखा हुआ होता है। जब फीड जाता है तो उन्हीं कैटलिस्ट से होते हुए, और अलग अलग बेड का मीन्स कि अलग अलग बेड में अलग अलग तरह के कैटलिस्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और अलग अलग रिएक्शन जो कि हो रही हैं, तो अलग अलग बेड में अलग अलग रिएक्शंस हो, इसके लिए हम नॉर्मल बेड यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब एक रिएक्टर में कई बेड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारा मानना था कि एक रिएक्टर में एक ही बेड होता है। ओके, तो ये इसमें आपका कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं आप? निकिल एंड मोलिब्डेनम। निकल मोलिब्डेनम। ओके, निकल मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सर जो पूरी प्रोसेस आपने बताई कि हम फीड लाते हैं, उससे हीटअप करके रिएक्टर्स के थ्रू हमें उसे सैचुरेशन लेवल पे ले जाना होता है, जिसमें हमें एरोमेटिक्स टू पैराफिन बनाना है, राइट? अच्छा, तो इसमें सर पूरी प्रोसेस के बाद आप फिर उसके बाद सेपरेट करते हैं, और उसके बाद जो H2S है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे रिमूव करके हम डीजल ले लेते हैं। तो क्या आप बताएंगे सर इस पूरी प्रोसेस को हम कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? मतलब आप कुछ सेक्शंस डिवाइड होंगे इसके? बेसिक जो कि यूनिट्स डिवाइड होती है वो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सेक्शंस में डिवाइड होती है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कि जो अपने सेपरेटर ड्रम्स यूज़ कर रहे हैं, हाई प्रेशर सेपरेटर है एंड रिएक्टर है एंड कंप्रेसर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हाई प्रेशर सेक्शन में आ जाता है। एंड लो प्रेशर सेक्शंस में जो हमारा फीड आ रहा है एंड एमाइन एब्जॉर्बर्स यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिपर यूज़ कर रहे हैं, ये सभी लो प्रेशर सेक्शन में आ जाता है। तो बेसिक यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हाई प्रेशर सेक्शन एंड लो प्रेशर सेक्शन। अच्छा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सर जो आपका फीड आ रहा है उसकी कुछ इम्प्योरिटीज़ बताना चाहेंगे कि क्या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसमें? फीड की इम्प्योरिटीज़ तो जो कि हम सेपरेट कर रहे हैं, एक तो बेसिक वो हो गई, एंड वाटर कंटेंट अगर है तो वाटर कंटेंट है। सॉलिड पार्टिकल्स अगर टैंक एरिया से आ रहा है तो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर कंटेंट। तो वही हम फीड ड्रम में एग्जैक्टली सेपरेट करते हैं फीड की इम्प्योरिटीज़ को। अच्छा, तो ये अगर हम इम्प्योरिटीज़ दूर ना करें तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्यों दूर करनी पड़ती है हमें? बेसिक जो सल्फ़र होता है हमारा, तो वो एटमॉस्फेयर में हमको नहीं चाहिए होता है, तो सल्फ़र नहीं चाहिए। नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि सॉक्स नॉक्स जिसको कि हम बोलते हैं, SO2, SO3, NO2, NO3, ये बेसिक ये इनको हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकते हैं, तो ये इनको रिमूव करना हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। अच्छा, और ये सर मतलब ये तो BS6 नॉर्म्स के अंडर में आ गया।
अच्छा, और इसमें सर जो हमने पहले ही एक सर्ज ड्रम दिया हुआ है, मैं बेसिकली उसका बारे में जानना चाहता हूँ कि वो सर्ज ड्रम एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, क्योंकि आपने कहा उसमें एक डेमिस्टर फैड है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। जी, फीड कोलाइजर में वाटर कंटेंट रिमूव होने के बाद हमारा एक सर्ज ड्रम में आता है फीड। तो सर्ज ड्रम एज अ बफर काम करता है कि अगर फीड में स्टार्टिंग में जहाँ से फीड आ रहा है अगर वहाँ से नहीं आ पा रहा है तो एज अ टाइम कुछ दे सकता है हमको कि 30 मिनट 40 मिनट कि वो फीड यूनिट्स आराम से सर्ज ड्रम के अकॉर्डिंग फीड लेके चढ़ सकते हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं। सर हमने सुना है कि जो फीड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब फीड को भी पहले से ही थोड़ा प्रीफर करना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो कैटलिस्ट है जो आपने बताया नीमो कैटलिस्ट, वो भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कुछ है क्या फीड में? जी फीड में कुछ ऐसा जो कैटलिस्ट को ख़राब कर सके? हाँ, फीड में तो नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल हम हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। जी। हाइड्रोजन फीड में मिक्स करके हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हाइड्रोजन यूज़ करने पे क्या होता है कि हम प्योर हाइड्रोजन नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कैटलिस्ट के लिए हानिकारक है। हानिकारक मीन्स कि वो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। तो उसके लिए नॉर्मल हम सल्फ़र रिमूवल भी कर रहे हैं, लेकिन फीड में नॉर्मल हाइड्रोजन में हम कुछ सल्फ़र यूज़ करते हैं, अप्रॉक्स 2% यूज़ करते हैं, तो वो कैटलिस्ट के लिए हज़ार्डस हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है कि प्योर हाइड्रोजन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे कैटलिस्ट को डिकम्पोज कर सकता है। ओके सर, ये तो ठीक है प्रोसेस का, ये तो बढ़िया रहा, उम्मीद है कि दर्शक को पसंद आएगा। हम एक सवाल मतलब एक मेरे ही मन में सवाल है कि जो डीजल है वो हम पेट्रोल इंजन में यूज़ कर सकते हैं क्या? बेसिक ये क्वेश्चन है कि डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, तो ये वर्किंग पे डिपेंड करेगा, डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन में क्या होता है कि हम कोई भी स्पार्क प्लग टाइप का चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, हम एक स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। जो भी हमारा पेट्रोल है वो जैसे ही डीजल इंजन के पिस्टन में जाता है, पेट्रोल इंजन के पिस्टन में जाता है, तो वहाँ पे फिर उसको एक स्पार्क मिलता है, एयर एंड पेट्रोल एंड स्पार्क, तब वहाँ पे फायर होता है, इग्निशन होता है, एंड देन वो पुश होके वो काम करता है। ऐसा कुछ भी हम डीजल इंजन में नहीं यूज़ करते हैं। स्पार्क प्लग टाइप का कुछ भी चीज़ नहीं होता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि डीजल गया, पिस्टन नीचे गया, एंड एयर भी मिली उसमें, एक एयर लेने के लिए उसमें सक्शन होता है, एयर सक हुई, डीजल गया और उसमें कंप्रेस हुआ। अब जैसे ही कंप्रेस होने के बाद वो ऊपर जाता है तो पिस्टन जैसे ही पुश होता है, तो पुश होने पे क्या होता है कि वो कंप्रेशन होता है। अब कंप्रेशन होने पे हीट जनरेट होता है, हीट एंड वो कंप्रेशन से जो हीट निकली वो और डीजल एंड एयर, देन वहाँ पे इग्निशन हुआ। तो दोनों का वर्किंग में डिफरेंस होता है। इस तरह से चीज़ें अगर हम यूज़ करें पेट्रोल इंजन में डीजल को, तो वो उतना कंप्रेशन नहीं दे पाएगा, तो देन इसलिए हम नहीं यूज़ करते। ओके, मतलब कि हम एग्जैक्टली डीजल को पेट्रोल इंजन में नहीं यूज़ कर सकते, और किया तो फिर हमारा इंजन ख़राब हो सकता है। ओके सर, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था, एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगा। जो आपने बताया कि आपकी जो यूनिट है वो DSDT है और एक यूनिट और है DSDS, वो भी डीजल ही बनाती है और आपकी यूनिट में भी डीजल ही प्रोडक्ट है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे। DSDS बेसिक एक लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर यूनिट्स है, एंड DSDT एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यूनिट्स है। अभी बेसिक डिफरेंस उनका फीड का है, फीड में कंटेंट का है। अच्छा। रिमूवेबल कंटेंट्स जो भी फीड में है उन्हीं का है। अभी DSDT में जो भी हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है हाईली क्रैक नहीं हो सकते हैं लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर, उनको हम यूज़ कर रहे हैं DSDT में, और जो क्रैक हो सकते हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं DSDS में। थैंक यू सर, DSDT और DSDS के डिफरेंस के लिए। सर, हम ये जान सकते हैं कि एग्जैक्टली जो इंटरव्यू होते हैं तो उसमें क्या मेजर क्वेश्चंस उठाए जाते होंगे DSDT को लेकर? जैसा कि DSDT में जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली DSDT एक हाई प्रेशर यूनिट है। तो हाई प्रेशर यूनिट से मीन्स कि अप्रॉक्स 100 kg एबव प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं। जी।
तो बेसिक क्वेश्चन तो कंप्रेसर से ही हो सकते हैं, ओके। एंड रिएक्शन हो रही रिएक्शन से हो सकते हैं, एब्जॉर्बर्स यूज कर रहे हैं एब्जॉर्बर से हो सकते हैं, पंप यूज कर रहे हैं पंप से हो सकते हैं, एंड बेसिक डीजल के स्पेसिफिकेशन से हो सकते हैं। तो सर ये हमारा भी सर एक क्वेश्चन है कि आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हो कि डीएसडीटी में कुछ नया और अच्छा जो आपको लगता हो कि क्या है, जो आपको लगा कि हाँ मुझे इस यूनिट में वर्क करना चाहिए, आप इतने समय से वहाँ पे हैं, तो मैं वो जानना चाहूँगा। बेसिक तो डीएसडीटी यूनिट एक जैसा कि है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूनिट है, तो अगर रिस्क में काम करना है तो देख सकते हैं आप। अरे बहुत बढ़िया रिस्क, हाँ ये भी ठीक है, रिस्क में काम करना है तो फिर तो यानी कि आपको रिस्क ज़्यादा पसंद है फिर। बढ़िया बढ़िया। तो सर ये आपको यूनिट में तो चलिए ठीक है ये रिस्क है, बट रिफाइनरी में बताना चाहेंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा लगा आपको? रिफाइनरी की जो भी अच्छा है रिफाइनरी में, तो वो ये है कि आप बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने साइंस पढ़ी, आपने अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी, आपको उन चीज़ों का प्रैक्टिकल देखने को मिलता है रिफाइनरी में। वो चीज़ें एकदम लाइव देख रहे हैं आप, जी। जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं उनका वर्किंग देख रहे हैं, तो ये अच्छा है। एंड बाकी बुरा तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बुरी चीज़ें हो सकती हैं, तो जी। जो जैसा देखना चाहे उसको। बट अगर आपने साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ी है जी। तो वो आपको लाइव देखने को मिलती है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो सर ये तो ठीक है, हमने साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो प्रैक्टिकली वहाँ सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पर हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे सीनियर्स और हमारे पेरेंट्स का कहना है कि कोई भी इंडस्ट्री या स्पेशली रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस और एटमॉस्फेयर की वजह से लाइफ का जो रेशो है वो कम होता जा रहा है, तो इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, लाइफ का तो वो आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है, आप कैसा खा रहे हैं, कैसा वर्किंग कर रहे हैं, कैसा आपका डेली रूटीन है। तो लाइफ केवल रिफाइनरी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो जी। केवल रिफाइनरी को दोष देना सही नहीं है। नहीं नहीं सर, दोस्त नहीं है ये, बस एक सवाल था। ठीक है सर, ये इसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगर आपको ऐसा लगा हो कि हम दोस्त दे रहे हैं। क्या सर आपको रिफाइनरी में कोई ऐसी चीज़ जो सेटिस्फाई कर रही हो, है कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप इतने समय से हैं? सेटिस्फेक्शन नहीं, बस जो हमने पढ़ा है आगे हमको वही काम करना है, तो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो आपने अभी तक सीखा है आप उसी में थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, वो उसके लिए। अच्छा, ठीक है। और सर आपका एग्जैक्टली क्या एम है, ये जान सकते हैं अगर ये पर्सनल ना हो तो आपके लिए? नहीं, बस कुछ अच्छा करना। कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा करना है। ठीक है सर, तो आप सर कानपुर से बिलोंग करते हैं, क्या कानपुर में कोई रिफाइनरी है? नहीं, केमिकल इंडस्ट्री है कानपुर में, बट फर्टिलाइज़र है, बट रिफाइनरी नहीं है। फर्टिलाइज़र है, तो आप सर फर्टिलाइज़र कंपनी में जाना क्यों नहीं चाहते हैं? ज़रूर मौका मिलेगा किसी अच्छी कंपनी में जाने का तो ट्राई करेंगे। अच्छा, मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच टू पाई लाइफ से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।